अभी आपके प्रीलिम्स में केवल और केवल बचे हुए हैं 30 डेज और इससे भी कम, क्योंकि 25 मई को आपका प्रीलिम्स होने वाला है। तो क्या आप 30 डेज में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं? इसका जवाब दोस्तों यस भी है, इसका जवाब नो भी है। अब नो किसके लिए और यस किसके लिए है, ये चीज़ हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एक आपको स्ट्रैटेजी इसमें बताऊंगा मैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिलेबस की बात करता हूँ, सिलेबस देखेंगे तो वो आपको कम से कम 2 साल लगता है कंप्लीट करने में, 1.5 से 2 साल। और उसी के साथ अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई करी हुई है, तो अब आपको क्या करना है उसके ऊपर मैं आऊँगा कि कहाँ से कैसे रिवीजन करना है, किन चीज़ों का ध्यान देना है। क्योंकि अब आपको जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है आपके 30 दिनों में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और 30 दिनों में आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप अपने प्रीलिम्स को देखेंगे तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो काफ़ी लॉजिक बेस्ड आने लगे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे देखेंगे सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर। अब इसमें से इन सब में से आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों को पता है ये इंसेक्ट है, लेकिन ये जानेंगे कैसे कि ये इंसेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है। देखिए सिकाडा पढ़ते हैं पहला तो इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम पढ़ते हैं फ्रॉग और हॉपर। हॉप मतलब कूदना, हॉपिंग करना। अब हॉपिंग रिप्टाइल तो रेंग के चलता है, हॉप कर नहीं सकता। बर्ड हॉप करती है। फिश, फिश तो ऐसे अगर उसके पैर होते नहीं, हॉप करती नहीं है। लेकिन हो सकता है आप इसको मिस इंटरप्रेट करने की, हाँ चलो ये हो सकती है। फिर हमारे पास अभी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। फिर एक चीज़ और आगे आती है। पहली बात तो यहाँ पर देखेंगे पॉन्ड स्केटर लिखा है। पॉन्ड मतलब क्या होता है? पॉन्ड मतलब होता है तालाब। अब इससे आपको लगेगा फिश है, लेकिन पॉन्ड के ऊपर स्केट करना, स्केटिंग ऑन द पॉन्ड, यानी पॉन्ड के ऊपर जो स्केट करता हो। तो आपने अगर गाँव में होंगे ना तो एक होता है झींगा, झींगा करके ऐसा कुछ होता है, वो तालाब के ऊपर चलता है। तो पॉन्ड पॉन्ड के ऊपर स्केट करता है। अब मछली तालाब के अंदर होती है, तालाब पे स्केट नहीं करती, तो मछली भी हमारी कट जाएगी। चिड़िया तो तालाब का उससे लेना ही देना नहीं है, तालाब के ऊपर कहाँ से आएगी स्केटिंग करने के लिए। अब बचा हमारा केवल और केवल इंसेक्ट। और यहाँ पे हॉपर भी है, एक ग्रास हॉपर होता है, तो उसी से इंसेक्ट से आप दिमाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे आपको हर क्वेश्चन का अपने आगे पहले आंसर लिख लेना है। उसके बाद आपको देखना है, लॉजिक लगाना है कि क्यों सही हुआ। जैसे कि देखिए यहाँ पर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों करेक्ट है पहले आपको एक बार लगाना है, फिर आंसर देखना है, फिर इसको लॉजिक में लगाना है ना, अगर गलत सही हो। मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन मार्केट आर कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे च्युइंगम क्या होता है, ऐसे रबर टाइप में होता है ना, आप ऐसे चबाएंगे तो ऐसे चबा करके इसको फेंक देते हैं, तो जल्दी वो आपको लगता है कुछ प्लास्टिक प्लास्टिक सा उसमें है, रबर रबर सा है, और वो बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होगा। आपको भी पता होगा, आप ऐसे रख कर कहीं चिपका देंगे दीवार पे, बहुत दिनों तक रहता है। तो आपको क्या लगता है कि वो जल्दी जाएगा? तो हो सकता है कि इन्वायरमेंटल में पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कर सकता है। फिर मेनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। उसमें प्लास्टिक गम बेस होता है या नहीं होता है? फिर मेनी मतलब ऑल नहीं, मेनी की बात हो रही है, यानी बहुत से होंगे जिसमें प्लास्टिक डाल दिया जाता है। अब हम देख थोड़ी रहे हैं, हो सकता है कोई प्लास्टिक हो, च्यूएबल प्लास्टिक हो जिसको हम च्यू कर सकें, और प्लास्टिक से उसका कुछ कंपाउंड मिलता जुलता हो जिसमें इलास्टिसिटी थोड़ा हो, रबड़ के टाइप में फील हो। तो ये भी हो सकता है। इस वजह से बोथ स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको देखना है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नन है। क्यों नन है? अब देखिए जो आपके एनिमल फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट। अब नेचुरल हैबिटेट में जो आपके एनिमल पाए जाते हैं उनमें देखा ये गया है, हमेशा से जो क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, उसमें या तो एक होगा और या तो नन होगा। तो ये आपके बारे में यहाँ पे ये बताता है। लेकिन यहाँ पर एक एक भी नहीं है, यहाँ पे नन आ गया है, तो नन हम जो है इस पर लगा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो 24 क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। फिर ये कह रहा है यूनाइटेड नेशंस की। तो कभी आपने यूनिसेफ सुना है, यूनेस्को सुना है, और आपने कई सारी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुना है, यूएन के बारे में। कभी आपने टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन देखी है? और अगर कोई टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ही होगी तो उसका इतना बड़ा तो कोई वो है नहीं कि भाई साहब वो जो है वो यूनेस्को के अंदर चली जाए या फिर यूएन के एक बॉडी बन जाए। तो हमने तो सुना नहीं है। तो ये जो बता रहा है हमेशा ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो इसमें क्या होता है, 80% जो पहला स्टेटमेंट जिसमें फैक्ट हो वो गलत होता है। फिर आगे पढ़िए। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है टॉयलेट के बारे में है तो समिट भी कर सकता है, टॉयलेट डे भी मना सकता है, टॉयलेट कॉलेज भी हो सकता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के इंस्पायर एक्शन टू टैकल ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। अब सैनिटेशन क्राइसिस को
ये एड्रेस कर सकता है, हो सकता है ये भी हो सकता है। अब मेन फोकस, इसका मेन फोकस इज द फंक्शन ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड, क्या करना, फंड ग्रांट करना टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव एंड ऑफ ओपन डिफेक्शन। ठीक है, ये तो ठीक है चलो, लेकिन इसका इट इज फोकस इज ऑन ना, अगर ये होता कि इसका फोकस है ओपन डिफेक्शन को रोकने में, पर यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका मेन फोकस क्या है, ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड, फंड देना, यानी इसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा हो गया कि सबको दान दे रहा है। पहली बात तो हमने कभी सुना हुआ नहीं है, हमने IMF सुना है और हमने वर्ल्ड बैंक सुना हुआ है, हमने कभी ये तो नहीं सुना भाई वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कह रही जाओ टॉयलेट बनवाओ, ऐसा सुना आपने कभी, नहीं सुना है ना। तो इस वजह से ये तीसरे में तो हमें कुछ ना कुछ तो गलत यहाँ पे लग रहा है। तो पहला अगर गलत हो जाएगा तो ये देखिए पहला यहाँ गलत हो गया और पहला गलत ही है, तीसरे में हमें डाउट है और डाउट है तो फिर उसको हम जो है कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ओनली 2 आ रहा है, ओनली 2। और एक चीज़ और देखेंगे, ऑप्शंस में हमेशा 1 रहता है फिर 2 रहता है, यहाँ पे डायरेक्टली 2 दे दिया है और 1 2 एक साथ में दे दिए गए हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसीलिए होता है ना कि थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, फिर आप 100 क्वेश्चन 95 100 तक को जो है 95 90 प्लस करते हैं, तब जा कर के चीज़ें सही होती हैं। क्योंकि अगर आप 100 नंबर लेके आना है तो 100 क्वेश्चन में से आपको एट लीस्ट आपको उसमें कितने सही करने पड़ेंगे दोस्तों, 63 आपको सही करने ही पड़ेंगे। 63 सही करेंगे तभी आप जो है कट ऑफ में आएंगे। तो कुछ ऐसे यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और अब उसके साथ, इसके साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, इसके साथ आपको NCERT आपके 12th की, NCERT किस क्लास की, आपके 12th की, उसको आपको पढ़ना है और वो भी लाइन बाय लाइन इन 30 दिनों के अंदर। ठीक, और उसके अलावा क्या है कि लक्ष्मीकांत आपको पढ़ देनी है। लक्ष्मीकांत में आपको पार्लियामेंट चैप्टर, फंडामेंटल राइट चैप्टर और फंडामेंटल जो है आपके DPSP पढ़ लेने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लेने हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं। उसकी रिवीजन वीडियो देख लीजिए और जो जो चीज़ें उसमें क्वेश्चन आए हैं PYQ वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं भी आपके लिए बना सकता हूँ वीडियो। वैसे भी मेरा भी प्रीलिम्स आने वाला है तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी NCERT से। लेट मी शो यू। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि द एटमॉस्फेयर, जो कि मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ NCERT से आया है, क्यों मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। और मैंने 33 वीडियोज़ इस पर अपलोड करी हैं, मेरी ही 33 वीडियोज़, यानी 30 और 40 मिनट्स की 50 मिनट्स की वीडियोज़ हैं। वो आप 1x 1.5x पे देख लेंगे तो पूरी आपकी NCERT मैंने ख़त्म कर दी है, पढ़ा दी है, एक एक लाइन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब मिलेगा। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं आपसे बताऊँ तो 8 9 10 ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसके अलावा आप दूसरे चैप्टर भी देख लीजिएगा, लेकिन ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें एटमॉस्फेयर के बारे में है, ओशन करेंट्स के बारे में है, इन सब चैप्टर में। फिर देखेंगे एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो ये आपका कहाँ से लिया गया है, देखिए दोस्तों, आपके फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है, 33 वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप वही देख लेते हैं और आपने कभी 11th की NCERT हाथ तक नहीं लगाई है या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो सब कुछ एक एक लाइन मैंने पढ़ाया हुआ है, एक एक लाइन आप देखेंगे तो बताएंगे। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहीं आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फेरेंस या इन्फेरेंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब जनवरी में क्या होता है, आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, पता नहीं क्या होता है, हमें इतना ही पता है। फिर आगे चलेंगे तो प्रोसेस ऑफ कोल्ड ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बेस द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड द नॉर्थ। सीधा सीधा आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल रहा है, इन द जनवरी आइसोथर्म डेविएट टू नॉर्थ ओवर दी ओशन, और हु बहू आपका यहीं पे आया हुआ है, आइसोथर्म डेविएट नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे, उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड। ठीक, यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट लिखा गया है। फिर और आगे आइए कि द प्रेजेंस ऑफ वार्म, यहाँ पे वार्म लिखा गया है, यानी एक जगह कोल्ड है एक जगह वार्म है, तो आपका क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जब ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी तो यानी आपकी एक ही स्टेटमेंट इसमें सही होगी। आगे आइए, फिर देखिए यहाँ पे एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एस एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर,
ये सब चीज़ों के बारे में बात किया है। आप आएंगे, अगर जो मैंने बुक पढ़ाई हुई है आपसे 2019 की किताब है, और उसके अंदर आपको मिल जाएगा 26 नंबर पेज पे, ये देखिए। और यहाँ पे आपको मिलेगा पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वॉल्केनिक बॉम्ब, एसेस, डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड एंड देखिए क्लोरीन एंड हाइड्रोजन और आर्गन, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। और इधर आइए, इधर आइए, सबसे हार्ड वाला जो आपको लगा कि मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर। तो पहले हमें एक बार क्या लगा, इक्वेटोरियल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर हो रहा है, लेकिन एनुअल डेली रेंज टेम्परेचर लो है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा रेन नहीं हो रही, यानी मॉडरेट रेनफॉल। अगर 50 सेंटीमीटर से 250 देखेंगे तो वो तो कम ही होती है, इक्वेटोरियल रीजन में और ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। तो ये तो हमारा नहीं होगा, तो होगा क्या फिर, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसमें प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर तो होता नहीं है, ह्यूमिड में आपका होता है, पर सब ट्रॉपिक्स पर है, सब ट्रॉपिक्स पे भी देखेंगे तो बारिश होती है। लेकिन इधर आइए, आपको आगे बताता हूँ, ये देखिए, ये देखिए आपका मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में हम आ गए हैं। और मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में अगर आप देखेंगे तो एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर आर स्मॉल, डायरेक्ट लिखा गया है। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर डायरेक्ट स्टेटमेंट है, वेरीज फ्रॉम 50 से 250 सेंटीमीटर्स, ये भी डायरेक्ट दिया गया है। तो अब फाइनली हम कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको करना क्या है और कैसे आपकी प्रिपरेशन होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको NCERT आपको ख़त्म कर देनी है 11th की लाइन बाय लाइन। कोई जाके यहाँ पे समरी मत उठाइएगा, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। फिर दूसरा काम क्या करना है, दूसरा आपको करना है कि PYQs आप रोज़ लगाइए, 1 से 2 पेपर, यानी 100 से 200 क्वेश्चन आप डेली लगाइए। उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको भी, उसके आंसर जो हैं उसको भी ध्यान दीजिए PYQs के ऊपर, और लॉजिक से, नॉलेज से, रीजनिंग से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा। तीसरा काम आपको क्या करना है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत पॉलिटी का भी रिवीजन करते रहिएगा, जिसमें पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उसी के साथ आपका शेड्यूल से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज से हर साल एक क्वेश्चन आता है, और इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक अपलोड करी हुई है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म कर देनी है, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक ऑफिशियल लैंग्वेज की और क्लासिकल लैंग्वेजेस की भी मैंने डाल दी हैं। फंडामेंटल राइट्स की मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक डाली हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की शॉर्ट ट्रिक डाली हुई है। आप जा करके उसको एक बार पढ़िएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। फिर लास्ट क्या है, आपको रोज़ 2 घंटे सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन पर ध्यान दीजिए। कॉम्प्रीहेंशन कैसे करेंगे, और आपको रियल नंबर, और एक रियल नंबर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि 17 से 18 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और उसी के साथ साथ आपको रीजनिंग भी थोड़ी बहुत कर लेनी है, ये तीनों काम आप कर लीजिएगा। कॉम्प्रीहेंशन में सबसे बड़ी बात क्या आती है, आप कहेंगे तो आपके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा। कॉम्प्रीहेंशन में आप देखेंगे यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी आपको, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कहूँ, बताऊंगा आपको 10-20 क्वेश्चन ले करके कि कैसे एलिमिनेट करना है आपको। पहले लॉजिक से ही आप उसको सॉल्व कर लेंगे, भले ही आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान दे तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अब आपका जो 1 महीने बचे हुए हैं दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। पॉलिटी पर ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी पर ध्यान दीजिए, PYQs अच्छी तरीके से लगाइए, और CSAT पर ध्यान दीजिए। आप अगर बहुत ज़्यादा PYQ देखते हैं, अच्छी तरीके से रीजनल लॉजिकल माइंड लगाते हैं, तो हो सकता है आपका क्वालिफाई हो जाए। और मेरे भाई जो 1.5 साल 2 साल से तैयारी किए हुए हैं, सब छोड़ दीजिए, रिवीजन आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट का कीजिए, बाकी आप PYQ और CSAT पर ध्यान दीजिए। बस बहुत हो गई पढ़ाई, बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड कि आपके PYQs कैसे आ रहे हैं, आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। और ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें 30 दिन में आप जो है अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप जो है, मैं ये नहीं कहूँगा क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि 30 दिन मतलब अगर कुछ नहीं पढ़ा साल भर, तो 30 दिन में पढ़ के क्या ही होता है। लेकिन फिर भी आपका अब अटेम्प्ट है, आप अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो अटेम्प्ट जाके दे के आ सकते हैं, क्योंकि इससे हो सकता है कि आप अगली बार फिर मेहनत करें। थोड़ा बहुत आप 1 महीने मेहनत कर लीजिए, और आप खास करके जो जो चीज़ें मैंने बताई वही आप कीजिए 1 महीने में, तब आपके थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से, 1-1.5 साल 2 साल मेहनत करी हुई है, सिलेबस ख़त्म किया है, उनके लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। तो क्या आप 30 डेज़ में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे? तो इसका मैंने पहले ही बताया कि हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखिए अपना क्या होता है, जो होगा बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम हमेशा लॉजिकल रहिए और थोड़ा माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखिए। निकलता है, नहीं निकलता तो कोई बात नहीं। और आप में से कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आप 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ा भी सकते हैं दूसरों को, या फिर आप थोड़ा और दिमाग लगा करके अपना कुछ और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बैक होता है, 2-3 साल बाद आपको एक थोड़ा सा छोटी मोटी इधर उधर की जॉब, अच्छे खासे आप हैं आंसर राइटिंग वगैरह भी कहीं पे इंस्टीट्यूट में जाके चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। आपको हताश नहीं होना, ज़िंदगी है, आप आईएएस बन गए तब भी मरेंगे और नहीं बनेंगे फिर भी मरेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो भी होगा सब छिन जाएगा, चाहे आईएएस का पद हो चाहे जो हो, ठीक है। और आपकी तबीयत, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ है, अगर आपकी हेल्थ नहीं सही है तो आप सोने के सिंहासन पर बैठे हैं फिर भी नहीं अच्छा लगेगा, और आपके सामने बहुत कुछ है फिर भी नहीं अच्छा लगेगा। तो अपनी हेल्थ को बनाए रखिए, डिप्रेस मत रहिए, आराम से होगा, जो होगा देखा जाएगा। ज़िंदगी है, रोज़ चल ही रही है, सांस चलती रहे, पेट पलता रहे, सांस चलती रहे, बस और क्या है। मेहनत करते रहिए। हाँ, वैसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम खोल लिए हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, दिन भर रील्स चला रहे हैं, अपने साथ फिर चीट मत कीजिए ना। ये गलत काम मत कीजिए कि मतलब अगर आपको रील्स ही चलाना है, इंस्टा ही चलाना है तो वही चलाइए। फिर ये मत कहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, इतने दिन से मेरा निकल नहीं रहा। भाई रील इंस्टाग्राम चलाओगे, हाँ फुली मेहनत कर रहे हैं आप, तो आप मेहनती अगर एक बार बन गए, इस फील्ड में नहीं किसी और फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। सबके लिए सब कुछ नहीं होता है, और सब अगर सब कुछ कर ले जाएंगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं होता ना, तब तो सब बराबर ही हो जाएगा। तो आप भी कुछ और कीजिए जो कोई और ना कर पाता हो। एवरीवन हैज़ हिज ओन पोटेंशियल, हर ओन पोटेंशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।